कभी कभी तेज बारिश होती है और जोर से बादल गरजते हैं, है ना। और गरजने के साथ साथ बिजली भी बहुत चमकती है। सो इसका क्या रीज़न है कि ज़ोर से आंधी आती है, बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है? तो इसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 6 प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 8 की साइंस की जो टेक्स्ट बुक है क्यूरियोसिटी, जो कि न्यू टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर 6 है आपका, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। स्टॉर्म्स क्या होता है? तूफान, जब बहुत ज़ोर से हवाएं चलती है ना। एंड थंडरस्टॉर्म, जब ज़ोर से आंधी आती है, बिजली गरजती है और बारिश होती है। ठीक है, और लाइटनिंग तो वही जो बिजली चमकती है तो हमें कैसे लाइटनिंग दिखती है ना। सो देखिए यहाँ पे ये दो बच्चे हैं, इसके माइंड में क्या क्वेश्चन आया? हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ थंडर एंड सीन लाइटनिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन? क्या आपने बिजली चमकने की या गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी है बारिश के दिनों में? देखा है कभी बिजली चमकते? यस, द साउंड ऑफ थंडर इज सो फ्राइटनिंग। तो ये कहता है कि हाँ, जो थंडर की आवाज़ होती है वो बहुत डरावनी होती है। यूजुअली देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल टू, और अक्सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही होती है। व्हेन लैंड गेट्स हीटेड, जब धरती गर्म हो जाती है, द वार्म एंड मॉइस्ट एयर बीइंग लाइटर राइजेज देयर बाय क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। क्या होता है कि जब धरती गर्म होती है ना, तो हवा गर्म हो जाती है ना। सो जो वार्म और मॉइस्ट एयर होती है वो हल्की हो जाती है गर्म होने के बाद, और वो ऊपर उठती है। ठीक है, जिसकी वजह से धरती पर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ठीक है, कूलर एयर from the surroundings high pressure area flows to take its place। यानी आसपास के जो एरिया है वहाँ पे जो ठंडी हवा होती है वो फिर नीचे आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो एरिया खाली हो गया ना, गर्म हवा ऊपर चली गई है, तो इसलिए सारी आसपास की जो ठंडी हवाएं होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, दिस एयर इन टर्न्स गेट हीटेड एंड राइजेज। अब ये वाली जो हवा आई है ठंडी, ये भी गर्म हो जाती है और ये भी ऊपर जाती है। दिस रिजल्ट्स इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस होते रहता है। ठीक है, विंड सर्कुलेशन का जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू होते रहता है। As the rising air expands, it cools and moisture in it condense to form water droplets and creating clouds। यानी जो हवा गर्म होती है ऊपर, मतलब नीचे से जो गर्म हवा ऊपर गई है वो जाके ऊपर ठंडी होती है और वो कंडेंस हो जाती है, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है और बादल बनाते हैं। ठीक है, सारी हवाएं जो नीचे से गर्म होके ऊपर गई धीरे धीरे वो जाके बादल बनाते हैं। ठीक है, द वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म हैवियर ड्रॉप्स। और फिर जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हैवियर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच कम डाउन एज रेन। और फिर वो नीचे आते हैं बारिश के तौर पर, हेल और स्नो के तौर पर। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग विंड्स अकम्पनीड बाय रेन इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। अब ये देखो, स्टॉर्म की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल गई। द स्ट्रॉन्ग विंड यानी जो स्ट्रॉन्ग हवा होती है जब वो बारिश के साथ आती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। ठीक है, इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया जैसे कि यहाँ पे क्या है, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल रीजन है, स्टॉर्म्स आर मोर फ्रिक्वेंट। तो यहाँ पे स्टॉर्म्स बार बार आते रहते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशंस वार्म एयर राइजेस टू ग्रेट हाइट्स दैट द लो टेम्परेचर देयर कन्वर्ट्स वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू आइस पार्टिकल्स। क्योंकि जो इंडिया की ये जो कंडीशन है ना, ये स्टॉर्म्स के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है ना। ये गर्म हवाएं जब ये ऊपर जाती है हाइट पर तो क्या होती है, इनका टेम्परेचर लो होता है, फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर वो बारिश के तौर पर या आइस पार्टिकल्स के तौर पर नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज के थ्रू भी आपको समझाया हुआ है, ये देखो।
है ना। ये अर्थ है, मतलब धरती है, ठीक है। ज़मीन पर जब हवा गर्म हो जाती है तो ये हवा जब गर्म हो रही है तो ये ऊपर जा रही है, ठीक है। और आसपास से जो भी सराउंडिंग से ठंडी हवाएं हैं वो नीचे आ रही है। यही प्रोसेस जब बार बार होता रहता है ना, बार बार होता रहता है, तो फिर क्या होता है, जो बादल है वो क्रिएट हो जाते हैं और वो हैवी होते हैं और फिर बारिश होती है, ठीक है। और फिर जब ये स्ट्रॉन्ग वाइंड बारिश के साथ, स्ट्रॉन्ग विंड्स बारिश के साथ मिलके आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स blowing upward and downward facilitate rubbing between water droplets and ice particles। जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड्स इस तरह से वो क्या होती है, एक दूसरे से रब करती रहती है। यानी ये देखो, ये जो हवाएं हैं ये ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, तो ये बार बार ऊपर नीचे हो रही है ना, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, एक दूसरे से ये रब कर रही है ना। यू हैव लर्नड इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। आपने जो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस है उसमें पढ़ा है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं, दे गेट चार्ज, तो वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। इन दिस केस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अपवर्ड्स, और इस केस में जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है ना। एंड डाउनवर्ड्स एंड रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है जब वो ऊपर नीचे अपवर्ड और डाउनवर्ड रब करते हैं एक दूसरे को, तो क्या हो जाता है, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है विद इन दी क्लाउड्स में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू भी दिखाया हुआ है ना। अभी हम इमेज को समझेंगे, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं। ये देखो आगे, द पॉजिटिवली चार्ज लाइटर ice particles move upwards and occupy the upper part of clouds। यानी क्लाउड्स के ऊपर वाले पार्ट में क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज लाइटर आइस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जो आइस पार्टिकल्स हल्के होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, इसलिए वो ऊपर की तरफ रहते हैं। एंड द नेगेटिवली चार्ज, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ रहते हैं, क्लाउड्स के नीचे वाले पार्ट में रहते हैं, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड। थस अ चार्ज सेपरेशन विद इन द क्लाउड टेक्स प्लेस। तो इन दोनों के बीच में क्या है, चार्ज सेपरेशन है ना, थोड़ा सा गैप है। अब देखो, व्हेन द नेगेटिवली लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड मूव्स क्लोजर टू द ग्राउंड, जब ये थोड़े ज़मीन के पास आने लगते हैं तो क्या होता है, इट कॉजेज द ग्राउंड एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्रीज और बिल्डिंग टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जब ये नीचे आने लगते हैं तो जो नीचे ये ज़मीन है, पेड़ है या कोई मकान है, यहाँ पे ये सब क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। ताकि ये जब ये नीचे ये वाले जो चार्ज है, ये माइनस वाले जब ये नीचे आने लगेंगे ना, तो क्या होगा, जो ये नीचे धरती पर पेड़ है, मकान है या कुछ भी खंभा वगैरह है, तो वो सब क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे ये सब पॉजिटिव का यहाँ पे साइन बनाया हुआ है ना। ये जब ये माइनस वाले हैं और ये ऊपर प्लस वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब ये ज़्यादा नीचे आने लगते हैं क्लाउड्स में, तो जो नीचे का जो एरिया है वो सब क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली एयर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। जो एयर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करता है। डज नॉट लेट अपोजिट चार्ज मीट, यानी कि ये जो अपोजिट चार्ज है इनको मिलने नहीं देता है। कौन, एयर। इनके बीच में जो एयर है ना वो इनको इंसुलेटर यानी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज को मिलने नहीं देता है, ठीक है। बट व्हेन द बिल्डअप ऑफ चार्ज बिकम वेरी लार्ज, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चार्ज यहाँ पे बन के इकट्ठे हो जाते हैं, द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन। तो क्या कहता है, एयर कहता है भाई अब तो बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठे हो गए, अब तो मैं तुमको पॉजिटिव चार्ज से मिलने से नहीं रोक सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो एयर का इंसुलेटर होता है वो टूट जाता है, ठीक है। एंड अ सडन फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट कॉल्ड लाइटनिंग। फिर जब एकदम से दोनों चार्ज मिल जाते हैं, ठीक है, दोनों चार्ज क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो जो एयर का यहाँ पे इंसुलेटर का काम कर रहा था वो टूट जाता है वो, ठीक है। अब वो इंसुलेटर का काम नहीं कर रहा एयर, तो जब ये दोनों चार्ज मिल जाते हैं तो क्या होता है, तब एक लाइटनिंग होती है ना।
अ सडन फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, जब ये अचानक से दोनों चार्ज मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक ब्राइट फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि बिजली क्यों चमकती है और कैसे चमकती है। ठीक है, अब ये देखो आगे, लाइटनिंग कैन अकर एज अपोजिट चार्ज कोलाइड विद इन अ क्लाउड बिटवीन क्लाउड्स। जब लाइटनिंग कहाँ पे हो सकती है, लाइटनिंग किस किस सिचुएशन में हो सकती है, जब भी ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, चाहे वो यहाँ बादलों के बीच में मिले, ठीक है, चाहे ये दोनों मिल जाएं या फिर ये दोनों मिल जाएं। ठीक है, जब भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे तो क्या हो सकती है, लाइटनिंग हो सकती है। ठीक है, सो लाइटनिंग रैपिडली हीट्स अप द एयर। अब क्या होता है कि जो लाइटनिंग होती है ना, तो उससे एयर और जल्दी से गर्म हो जाता है। इट कॉजेज द एयर टू एक्सपैंड एंड प्रोड्यूस अ लाउड साउंड। अब क्या होता है, देखो जब ये लाइटनिंग हो रही है ना, तो जो इसके पास एयर है वो और जल्दी से गर्म हो जाती है। ठीक है, और जब वो जल्दी से गर्म हो जाती है और फिर क्या होता है, एक लाउड साउंड क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थंडर। ठीक है, लिखा है ना, कॉजिंग एयर टू एक्सपैंड एंड प्रोड्यूस अ साउंड, लाउड साउंड। जब ये एयर गर्म होती है और फिर जब ये फैलती है तो एक क्या होती है, बहुत तेज आवाज प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं थंडर। ठीक है, ये आपकी थंडर की डेफिनेशन हो गई। ओके, देन अ स्टॉर्म अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर। जब एक स्टॉर्म लाइटनिंग और थंडर के साथ आती है तो इसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने लाइटनिंग पढ़ लिया, कैसे लाइट क्रिएट होती है। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज मिलते हैं तो क्या होती है, एक लाइट प्रोड्यूस होती है जिसको लाइटनिंग बोलते हैं। और थंडर, जब ये लाइट प्रोड्यूस होती है तो आसपास की एयर को गर्म कर देती है, और जब वो गर्म हवा फैलती है तो एक तेज साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम थंडर बोलते हैं। ठीक है, और जब एक स्टॉर्म लाइटनिंग और थंडर के साथ मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, थंडर स्टॉर्म बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, अ स्टेप फर्दर, आइसोलेटेड एंड localized thunderstorms can sometimes occur in various region of India। जो ये थंडरस्टॉर्म है ये इंडिया के अलग अलग रीजन में होता है। ठीक है, these thunderstorm are known by various names। और ये जो थंडरस्टॉर्म है इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में काल बोईशाखी, ठीक है, झारखंड में बोरडोसिला। ठीक है, ओके, ये वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में काल बोईशाखी। ठीक है, यानी तीनों स्टेट में इसको काल बोईशाखी बोलते हैं। एंड ये आसाम में क्या बोलते हैं, बोरडोसिला। ठीक है, किसको, थंडरस्टॉर्म को। ओके, दे अकर बिफोर द अराइवल ऑफ द मॉनसून। और ये थंडरस्टॉर्म्स कब आते हैं, मॉनसून के आने से पहले। ठीक है, ये थंडरस्टॉर्म आते हैं। अब देखो इससे फायदे भी हैं, देयर बाय हेल्पिंग खरीफ क्रॉप्स टू ग्रो। और ये जब थंडरस्टॉर्म आते हैं तो ये मानसून से पहले आते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जो खरीफ की फसल होती है ना, यहाँ पे लिखा है ना खरीफ क्रॉप्स, जो खरीफ की फसल होती है उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं ये। अब आप बोलोगे खरीफ की फसल कौन सी होती है, तो जो बाजरा, ज्वार, मक्का, राइस, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, ये सभी क्या होती है, खरीफ की फसलें होती हैं। तो इनको ग्रो करने में ये हवाएं हेल्प करती हैं, यानी ये थंडरस्टॉर्म हेल्प करते हैं। इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु they are known as mango showers as they support the ripening of mangoes। यानी यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, ये देखो, they are known as mango showers। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मैंगो के पकने में हेल्प करते हैं ये थंडरस्टॉर्म। ठीक है, इसलिए इनको ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में क्या कहते हैं, मैंगो शावर्स। ठीक है, लोकल थंडरस्टॉर्म इन कर्नाटका हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी प्लांट। और जो कर्नाटका के लोकल थंडरस्टॉर्म्स हैं वो क्या होते हैं, कॉफ़ी प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा थंडरस्टॉर्म के बारे में। अब आगे आपको बताया गया है कि लाइटनिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है हमारे साथ। देखो, लाइटनिंग कैन बी डेंजरस, लाइटनिंग बहुत डेंजरस हो सकता है। इट कैन इग्नाइट फायर्स, ये आग लगा सकता है।
डैमेज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग डैमेज कर सकता है, कॉज सर्व बर्न्स और डेथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी इसकी वजह से बहुत सारा मतलब आग लग जाएगी तो सब कुछ जल जाएगा, है ना, ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, उनको उनकी डेथ भी हो सकती है ना। वी मस्ट टेक नेसेसरी प्रिकॉशन एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, हमें नेसेसरी प्रिकॉशन लेना चाहिए अपने आप को लाइटनिंग से बचाने के लिए, ठीक है। ये तो बताया आपको कि यहाँ पे लाइटनिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है लाइटनिंग की वजह से। और अब आपको बता रहे हैं कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट्स, जब लाइटनिंग होती है यानी जब बिजली चमके तो हमें टॉल ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। फाइंड अ लो लेइंग ओपन एरिया, यानी जो ज़मीन थोड़ा नीचे हो, यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ, जैसे ज़मीन होती है ना पूरी समतल होती है तो कहीं कहीं पे थोड़ा नीचा होता है, कहीं ऊंचा होता है, तो ऐसा जो थोड़ा नीचे हो ना उस एरिया पे आपको रहना है, ठीक है। क्राउच डाउन, यानी इस पोजीशन में आपको रहना है जब आप बिजली चमक रही हो और आप उस सिचुएशन में बाहर फंस गए हो, ठीक है। एंड मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से जो आपका कॉन्टैक्ट है वो बहुत कम होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से बैठना नहीं है, बिल्कुल इसी पोजीशन में सिर्फ आपके पैर टच होने चाहिए ज़मीन में, ठीक है, इस तरह से आपको रहना है। एंड आगे है डू नॉट लाई डाउन फ्लैट, फ्लैट नहीं लेटना, मतलब सीधे ज़मीन पर नहीं लेटना है। अवॉइड यूजिंग एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक रॉड, और जो अम्ब्रेला मेटेलिक रॉड उसमें होता है उसको यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास है भी ऐसा अम्ब्रेला तो उसको साइड में रख देना अपने से दूर, ठीक है। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप वाटर में हैं तो वाटर से बाहर निकालिए, ठीक है, बाहर निकलिए। एंड इफ़ यू आर इनसाइड अ बस और कार, अगर आप बस और कार में हैं यू आर कंपैरेटिवली सेफर, तो आप जो ऐसे खुले में हैं इसके अकॉर्डिंग आप बस और कार में हैं तो सेफ हैं, ठीक है। देन आगे है एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। ये देखो, जो घर की छतों पर लगा होता है, सभी लोग नहीं लगाते हैं बट कुछ लोग ये लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं, जो बहुत ही अच्छा है, आई थिंक सेफ्टी के मेजरमेंट से देखें तो अच्छा है, ठीक है। अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटेलिक रॉड इंस्टॉल्ड अलोंग द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना बिल्डिंग की तभी ये लाइटनिंग कंडक्टर जो कि मेटेलिक रॉड से बना होता है इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, यानी लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है ये देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर आपको इमेज के थ्रू मैं बताऊंगी। वन एंड ऑफ द रॉड इज पॉइंटेड, एक जो इसका रॉड का ये है ये पॉइंटेड होता है एक पार्ट, ठीक है। देन कहाँ पे पॉइंटेड होता है, ये देखो रॉड इज पॉइंटेड, द एंड इज कैप्ट हायर देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग के सबसे ऊंची जगह होती है ना वहीं पे ये पॉइंटेड होता है, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज ब्यूरिड डीप इन द ग्राउंड, और जो ये देखो यहाँ पे ये सबसे बिल्डिंग की ऊंची जगह पे यहाँ पे ये पॉइंटेड है मेटल का एक पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट ये देखो यहाँ से नीचे आते हुए ये ज़मीन में, ठीक है, ग्राउंड में इसको दफना देते हैं, अंदर घुसा देते हैं, ठीक है। द रॉड प्रोवाइड्स इजी पाथ फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू द ग्राउंड, और ये रॉड क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ना उनको ग्राउंड में जाने के लिए इजी रास्ता दे देते हैं, यानी जो बिजली चमकती है, जब बिजली गिरती है तो उसको धरती में जाना होता है ना। अब यहाँ पे गिरने की बजाय जब यहाँ से बिजली को इजी पाथ मिल रहा है तो वो यहीं से जाएगी ना नीचे धरती पर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बिजली इधर उधर ना गिर के दूसरी चीज़ों को नुकसान नहीं होता है और वो डायरेक्ट इसी जगह गिरती है और धरती में समा जाती है, ठीक है। 6.6 साइक्लोन, साइक्लोन्स आर लार्ज स्टॉर्म्स दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर, साइक्लोन्स कहाँ बनते हैं, जो ओशियन समुद्र का जो पानी जब गर्म हो जाता है ना तो वहाँ पे साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है। एज द ओशियन वाटर गेट्स हीटेड, जब ओशियन वाटर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, द वार्म एंड मॉइस्ट एयर अबव इट राइजेज, तो जो वार्म और मॉइस्ट एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। एज द मॉइस्ट एयर राइजेज द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म
रेन ड्रॉप्स। और जब ये मॉइस्ट एयर ऊपर जाती हैं तो ये क्या बनाते हैं, रेन ड्रॉप्स बनाते हैं, यानी बादल बन जाते हैं। ठीक है, वी नो दैट ड्यूरिंग एवेपोरेशन, हम जानते हैं कि एवेपोरेशन के दौरान क्या होता है, वाटर टेक्स अप हीट, वाटर हीट लेता है टू चेंज इनटू वेपर, यानी भाप में कन्वर्ट होने के लिए वाटर गर्म होता है। ठीक है, व्हेन दिस वाटर वेपर कंडेंस इनटू रेन ड्रॉप्स, और जब यही वाटर वेपर रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है, यानी जब बारिश होती है, हीट इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, तो हीट क्या हो जाता है, वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है। दीज कॉज फर्दर वार्मिंग ऑफ द असेंडिंग एयर लीडिंग इट टू राइज इवन फर्दर, और जिसकी वजह से फिर वो और ज़्यादा यहाँ पे हवा गर्म होगी और ये फिर ऊपर की तरफ और ज़्यादा जाएगी। ठीक है, और क्या होता है, और लोअर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यानी जब यहाँ से बार बार ये एरिया तो है, ये गर्म है, समुद्र का एरिया, यहाँ से हवा गर्म होके बार बार ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, मान लो बारिश हुई, फिर ये रेन ड्रॉप्स, और फिर से यहाँ जो आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पे वापस आती हैं इस लो प्रेशर एरिया में। ठीक है, ये लो प्रेशर एरिया में जब ये ठंडी हवाएं वापस आती हैं तो फिर से गर्म होता है और फिर ऊपर जाता है, तो क्या करते हैं, और ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, एयर फॉर्म्स सराउंडिंग रीजन्स रशेज इन एंड आल्सो स्टार्ट राइजिंग, जो आसपास की एयर है, जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पे आती हैं और फिर ये भी क्या करती हैं, राइजिंग यानी गर्म होके ऊपर जाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अर्थ्स रोटेशन कॉज द मूविंग एयर टू स्पिन, अब क्योंकि अर्थ हमारी घूमती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हवाएं क्या करती हैं, ऐसे घूमना शुरू कर देती हैं। ठीक है, दिस साइकिल इज रिपीटेड रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ वेरी लो प्रेशर एरिया, और जब ये साइकिल रिपीट होता रहता है, यानी ठंडी हवाएं और बार बार गर्म होके ऊपर जाती है, फिर जब ये आपस में ठंडी और गर्म हवाएं दोनों मिक्स होके और ये इस तरह से क्या करते हैं, घूमने लगते हैं, साइकिल क्रिएट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है विद हाई स्पीड विंड्स। ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड इट, यानी जो बहुत तेज़ हवाएं होती है ये इसके आसपास घूमने लगती है लो प्रेशर एरिया के पास। ठीक है, दिस स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, और ये जो बादल का स्पिनिंग सिस्टम है, ये विंड्स एंड रेन, इन सभी को क्या बोलते हैं, साइक्लोन। देखो साइक्लोन की डेफिनेशन, द स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, विंड्स एंड रेन, यानी क्लाउड्स, विंड्स एंड रेन, तीनों का जो ये स्पिनिंग सिस्टम है इसको ही क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, इन अ साइक्लोन द रीजन ऑफ लोएस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन, यानी जो ये साइक्लोन क्रिएट हुआ है, ठीक है, बार बार जैसे जो सारी चीज़ें घूम रही हैं, इसमें गर्म हवा, ठंडी हवा, बादल, ये सारा चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रहा है, गर्म हवा का ऊपर जाना, फिर ठंडी हवाएं आना इस लोएस्ट पॉइंट पर, है ना, फिर से वो लो प्रेशर एरिया से फिर से गर्म होके ऊपर जाना है, तो ये सब जो बार बार ये सब चीज़ें हो रही है ना, इसकी वजह से ही साइक्लोन क्रिएट होता है। ठीक है, और जो साइक्लोन का लोएस्ट प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, लोएस्ट प्रेशर एट द सेंटर, जो बीच में होता है ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। जैसे आपने सुना होगा कि जब ये भूकंप आता है तो उसका सेंटर कहाँ पर है, ऐसा आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भूकंप का सेंटर इस जगह था, तो इसी तरह ये साइक्लोन का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, द रीजन ऑफ लोएस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्रेशर होता है वो सेंटर में होता है, उसको क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आई ऑफ द साइक्लोन क्या है। ठीक है, और ये मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एट द आई ऑफ द साइक्लोन द विंड इज काम, और जो यहाँ पे आई ऑफ द साइक्लोन होती है ना, यहाँ पे विंड शांत होती है, बट द सराउंडिंग रीजन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल, बट जो इसके आसपास का एरिया होता है ना, ये वाला एरिया जो आई है, ये साइक्लोन का जो आई है, यहाँ पे शांत हवा होती है, बट इसके पास का जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे क्या होती है, बहुत हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये सब होता है। ठीक है,
एज अ साइक्लोन मूव्स फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड। और जब ये साइक्लोन बन के धीरे धीरे ओशन से लैंड की तरफ आता है, इट जनरेट्स हायर विंड स्पीड्स कंपेयर टू द विंड स्पीड्स प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर थंडरस्टॉर्म। सो जब जैसे जैसे ये समुंदर से धरती की तरफ आता है, लैंड्स की तरफ आता है, तो क्या होता है, हाई स्पीड में जो विंड है वो जनरेट होती है। जो थंडरस्टॉर्म के दौरान आंधी आती है उसके अकॉर्डिंगली, उसके कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, ठीक है। वंस द साइक्लोन रीचेज लैंड, जब ये लैंड पर पहुंच गया, समुंदर से जब ये लैंड पर पहुंच गया, द सोर्स ऑफ मॉइस्ट एयर इज कट ऑफ। तो क्या हो जाता है, अब ये समुंदर पर है ये साइक्लोन, और जब ये धरती पर आ जाएगा तो जो मॉइस्ट एयर का सोर्स है वो कट हो जाएगा, यानी जो यहाँ से इसको मॉइस्ट एयर मिल रही थी वो कट हो जाएगा कनेक्शन। इट ग्रेजुअली लूजेज इट्स स्ट्रेंथ, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इवन अ साइक्लोन लूजेज इट्स स्ट्रेंथ वाइल ट्रैवलिंग ओवर लैंड, it leaves behind a trail of destruction that can take months or even years to repairs। और देखो जब ये साइक्लोन अपनी स्ट्रेंथ खोएगा, लेकिन खोने से पहले जो इसका ट्रैवलिंग है ना, मतलब समुंदर से धरती पर आगे बढ़ते जाएगा लैंड पर, तो इस दौरान वो क्या करेगा, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर देगा। यानी जहाँ जहाँ से ये साइक्लोन गुजरेगा वहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, और जिस तबाही को रिपेयर करने में महीनों या सालों भी लग जाते हैं। साइक्लोन्स कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव, यानी बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है ये साइक्लोन। फॉर एग्जाम्पल द एम्फन साइक्लोन, यानी एम्फन साइक्लोन जो 2020 में आया था, जिसका विंड स्पीड क्या था, 270 किलोमीटर पर आवर। सोचो जब आप कार ड्राइव करते हैं, जब हम कार में होते हैं, अगर आपने स्पीड नोटिस किया हो तो 80-90 स्पीड में कितनी ज़्यादा स्पीड होती है कार, है ना, हमें लगता है कि हम जैसे उड़ रहे हैं। और जब ये जैसे ये साइक्लोन फॉर्म होता है, इसकी स्पीड कितनी है देखो, 270 किलोमीटर पर आवर। सोचो कितनी ज़्यादा स्पीड होगी, और इतनी ज़्यादा स्पीड से जब ये हवाएं इस तरह से आगे बढ़ती जाती हैं, तो जहाँ जहाँ से ये गुजरती हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ साइक्लोन पुश ओशियन वाटर टुवर्ड्स द शोर। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं साइक्लोन के दौरान पुश ओशन वाटर टुवर्ड्स द शोर, यानी ओशन वाटर को किनारे की तरफ पुश करती हैं, क्रिएटिंग अ वॉल ऑफ वाटर दैट कैन बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर। यानी जब साइक्लोन यहाँ पे मान लो समुद्र में जा रहा है, ठीक है, समुद्र में ये साइक्लोन फॉर्म हुआ है, ठीक है तो जो ये ओशियन का पानी है ना, जब ये फॉर्म हो गया और जब ये साइक्लोन यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो समुद्र के पानी को ये पुश करती हैं किनारे की तरफ जाने की तरफ, ठीक है। यानी ये किनारा है और जो पानी है, लहर है, ये किनारे की तरफ जाती है, और इन लहरों की ऊंचाई कितनी हो जाती है, 3 से 12 मीटर, ठीक है। नॉर्मल जो ह्यूमन की हाइट होती है 5.5 या इतनी लगभग होती है, ठीक है। सोचो ये 12 मीटर हाइट तक जो लहरें होती हैं ये जाती हैं, समुद्र की लहरें, तो कितनी ज़्यादा है। और इतनी ऊंचाई से, यानी 12 मीटर की ऊंचाई से जो लहरें आगे बढ़ेंगी तो कितनी तबाही मचाएंगी, है ना। दिस सर्ज ऑफ वाटर कैन फ्लड कोस्टल एरियाज, इवन एरियाज फार फ्रॉम द सी। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं, यानी जो समुद्र के आसपास के एरिया होते हैं, इवन जो दूर भी होते हैं ना, वहाँ तक भी पानी ये ऊंची लहरों में पहुँचता है और वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, फिर बहुत तबाही होती है। द हैवी रेनफॉल विच accompanies a cyclone may cause river to overflow and can also trigger landslide। और फिर जब ये बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं बहुत ज़्यादा रेनफॉल साइक्लोन्स के साथ जब होती हैं तो क्या होता है, रिवर ओवरफ्लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड, यानी लैंडस्लाइड भी हो जाता है। देखो सारी तरफ से प्रॉब्लम एक साथ आ जाए तो क्या होगा, फिर ऐसे में सिचुएशन में भगवान ही बचा सकते हैं। एक तो हैवी रेनफॉल उसके साथ साइक्लोन, ठीक है,
हेवी रेनफॉल, उसके साथ साइक्लोन, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, नदियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं। और फिर 3 चीज़ें हो गई, हैवी रेनफॉल, साइक्लोन, ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स, और फिर क्या हो जाता है, लैंडस्लाइड। ठीक है, तो क्या हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ हो गई, है ना। यानी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान की वजह से अगर आप अपने ऊपर की फ्लोर्स में हैं तो आप सोचेंगे कि शायद हम बच जाएं, बट अगर मान लो लैंडस्लाइड हो गई यानी ज़मीन ही नीचे धंस गई तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग अंदर समा जाएगी धरती में। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बचने का, है ना। तो ये तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, सी वाटर दैट रशेस इनलैंड कैन कंटिमिनेट ड्रिंकिंग वाटर, यानी कंटिमिनेट हो जाता है जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो भी। जब ये सी वाटर धरती पर आता है तो जो धरती पे जो कुएं होते हैं, छोटे मोटे तालाब होते हैं, नदियाँ होती है, जिनका पानी अच्छा होता है वो भी कंटिमिनेट यानी खराब हो जाता है। ठीक है, वाटर सोर्सेज डैमेज फार्मलैंड, और जो खेती की ज़मीन होती है वो भी ख़राब हो जाती है क्योंकि समुंदर का और आसपास का जो भी कचरा होता है वो सब वहाँ पे फैल जाता है। द सॉल्ट इन सी वाटर कैन मेक सॉइल लेस फर्टाइल, और जो समुद्री पानी यानी खारा होता है वो, है ना, तो क्या हो जाती है, मिट्टी की जो फर्टाइल यानी जो उपजाऊपन शक्ति होती है ना, वो कम हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाता है। अफेक्टिंग क्रॉप्स पे फसल पे अफेक्ट होता है। रोड्स में गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू फॉलन ट्रीज एंड डैबरीज, अब जो रोड होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों, अब इतनी तेज़ आंधी तूफान बारिश सब एक साथ आएगा, साइक्लोन, तो क्या होगा, पेड़ टूट जाएंगे, सड़कें इधर उधर धंस जाएंगी, है ना, सारे बिल्डिंग्स भी टूट जाएंगी, तो क्या होगा, रास्ता तो जाम होगा, है ना, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर हेल्प टू रीच द अफेक्टेड एरियाज। और अगर मान लो आप बच भी गए किसी तरह, है ना, और फिर वहाँ पे अगर हमें कोई हेल्प भेजना चाहे, जो सरकारें होती है, सरकार की जो टीम होती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईएफडी, ये जो टीमें अगर हमें हेल्प भेजने की भी कोशिश करें तो उनके लिए हेल्प वहाँ तक पहुँचाना भी मुश्किल हो जाता है। पावर आउटरेजेस कैन लास्ट फॉर डेज, लाइट बहुत दिनों तक कट रह सकती है। डिस्टर्बिंग इमरजेंसी सर्विसेज, जो इमरजेंसी सर्विस है आपकी वो भी डिस्टर्ब हो सकती है और आपकी डेली लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। क्यों कहे, मतलब लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही जाएगी ना, जब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारी जो डेली इमरजेंसी नीड्स होती हैं, खाना पीना, पानी, ये मेडिसिन, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ड्यूरिंग साइक्लोन्स, अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, ये तो हमने पढ़ा साइक्लोन्स के बारे में, और जिसको पढ़ के हमें थोड़ा सा डर भी लगने लगा कि कभी भगवान ना करे ऐसा हो, है ना। लेकिन अब क्या होता है कि हम अपने आप को साइक्लोन्स से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट एंड पीरियोडिक अलर्ट्स। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को बचाएं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपडेटेड रहें, है ना। वेदर रिपोर्ट्स और पीरियोडिक अलर्ट्स जो होते हैं, वार्निंग इशूड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी जो आईएमडी डिपार्टमेंट है वो जो नोटिस या अलर्ट कुछ इशू कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, अपडेट रहना है। ठीक है, थैंक्स टू द वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स, यानी अब सैटेलाइट्स इतने हो गए हैं ना जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है, हमें रिपोर्ट या नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, वार्निंग इशू हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, किसकी वजह से, सैटेलाइट्स की वजह से। टुडे वी कैन ट्रैक साइक्लोन्स एंड प्रिडिक्ट देयर पाथ, हम साइक्लोन्स को ट्रैक कर सकते हैं और उनके पाथ को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं। हेल्पिंग अस रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑफ लाइफ, जिससे हमें क्या होता है जो साइक्लोन से हमारी लाइफ पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो प्रभाव होने वाला है, उसको हम कम कर सकते हैं, है ना, हमारी लाइफ पर, हमारी प्रॉपर्टी पर। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर,
और बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक साथ काम कर रही हैं टू मॉनिटर साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर। यानी साइक्लोन रिलेटेड जो डिज़ास्टर होते हैं ना, इनको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं एक साथ काम करती हैं। इफ़ यू लिव इन अ साइक्लोन प्रोन एरिया, यानी आप साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं, कीप एन एमरजेंसी किट रेडी विद एसेंशियल आइटम्स। यानी आपके घर के आसपास समुद्र है, मतलब आसपास नहीं, थोड़ी दूरी पर भी है, तो जैसे कि गुजरात है, वेस्ट बंगाल है ना, महाराष्ट्र है, तो यहाँ से समुंदर क्या होता है, आसपास ही है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, एक इमरजेंसी किट हमेशा रेडी रखना है जिसमें सारी ज़रूरी चीज़ें हों, जैसे मेडिसिन्स हैं, टॉर्च है ना, या खाने पीने की कुछ ऐसी ड्राई फ्रूट जैसे ऐसी चीज़ें हैं। ड्यूरिंग अ साइक्लोन क्विकली मूव टू अ नियर बाई डिजाइंड साइक्लोन शेल्टर। यानी साइक्लोन के दौरान, यानी आपको जब पता चल रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, वारंट इशू हो रहा है और आप अपडेटेड हैं, तो क्या करना है, वहाँ से जल्दी से मूव हो जाना है, ठीक है। जो वहाँ पे आपको सरकार बताएगी कि हाँ इस जगह पे ये सेफ़ है, मतलब यहाँ पे साइक्लोन का इफ़ेक्ट कम है या नहीं है, तो आपको वहाँ पे जल्दी से मूव कर देना चाहिए, ठीक है। लेट्स अस रैप अप। तो चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। वार्म एयर राइजेज क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है ना। अब यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ठीक है, लैंड पे से, तो यहाँ का एरिया तो क्या हो गया, मतलब यहाँ पे प्रेशर नहीं है ना, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। कूल एयर रशेस टू ऑक्यूपाई द लो प्रेशर एरिया। तो आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे दौड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये वाले जो एयर हैं आसपास की वो यहाँ पे जाएगी, ठीक है। वार्म एयर राइजेस कूल्स, जो वार्म एयर है वो ऊपर जाएगी, कूल्स एंड द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स, और ऊपर जाके ठंडी होगी और वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडेंस होंगे किसमें, वाटर क्लाउड्स में, यानी वहाँ पे ऊपर जाके फिर धीरे धीरे बादल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड्स फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। और जो बड़े, जब वो बादल धीरे धीरे बन के बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाएंगे और वो हैवी हो जाएंगे, तो क्या होगा, बारिश होगी, है ना, ग्राउंड पर वो वापस आ जाएंगे, किस फॉर्म में, रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर क्रिएटेड इन द क्लाउड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो क्लाउड में क्रिएट होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होते हैं यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो जब उनमें घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से ये चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मीट, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं, दे कॉज लाइटनिंग। तो क्या होती है, लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग में अकर विथ इन अ क्लाउड, और लाइटनिंग क्लाउड में हो सकती है, क्लाउड्स में, बिटवीन क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर, बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड, और क्लाउड और ग्राउंड के बीच में। यानी लाइटनिंग कहाँ हो सकती है, मैंने आपको बताया था ना कि बादलों के बीच में हो सकती है, ठीक है, ये बादल हैं, बादलों के बीच में हो सकती है, धरती और बादल यानी लैंड और बादल के बीच में हो सकती है, ठीक। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है अब आपका, और ये हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जल्दी ही आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी आप कह लो इम्पॉर्टेंट नोट्स की वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो भी आपको मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट या एमसीक्यूज़, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसी चैनल पर आपको क्लास 8 की मैथ्स और इंग्लिश की भी वीडियोस मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर सब समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा डरावना क्या लगता है, स्टॉर्म, साइक्लोन या थंडरस्टॉर्म, ठीक है। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।